गुड मॉर्निंग। ये भारतीय संविधान सेक्शन में आज का जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वह है संविधान का संघवादी चरित्र। संघवादी चरित्र हम ये कहें या हम इसे यह कहें कि भारतीय संविधान में संघवाद, यह कहें, या व्हीलर ने जो कहा था, व्हीलर ने जो कहा कि भारत का संविधान अर्ध संघीय है, अर्ध संघीय है। ओके। एक और आदमी का कथन है, वो आपका, अगर हम ऑस्टिन को लें तो ऑस्टिन कहते हैं कि भारत में, भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान, ठीक है, सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद स्थापित करता है। ओके। देखिए, ये समस्त पंक्तियां जो हैं, इन पंक्तियों को देकर आपसे कहेगा डिस्कस करने, विश्लेषण करने, ये कहेगा कि आलोचनात्मक विवेचना करें। ओके। लास्ट 7th JPSC में जो इसके ऊपर टॉपिक क्वेश्चन आया है वो आया है कि भारत के संविधान में ये संघात्मकता की चरित्र कम है, एकात्मकता के अधिक, विवेचना करें। ठीक है। तो इन शब्दों में बांधकर वह कुछ भी पूछता है, तात्पर्य यही है कि भारत के संविधान का संघवादी चरित्र क्या है। ठीक है। यहां से हम चलेंगे लेकर, ठीक है, भारत का संविधान संघवादी है या नहीं। ओके। तो देखिए, इसको हम अगर लिखना चाहें इस टॉपिक को तो कैसे लिखेंगे। ओके। जस्ट देखिए, हम यह कह रहे हैं कि भारत के संविधान का पहला जो आर्टिकल है, पहला अनुच्छेद, वही कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। हमने वर्ड इस्तेमाल किया यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ है। एक वर्ड है फेडरल, फेडरल स्टेट। ठीक है, यानी कि परिसंघ। ये हम इस्तेमाल करते हैं यूएस के लिए, अमेरिका के लिए। ओके। आदर्श संघ के तौर पर हम इसे देखते हैं, आदर्श संघवादी व्यवस्था। इसमें हम यूएस को देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कि भारत का संविधान संघीय है या नहीं, ये तो हम बाद में देखेंगे ना। पहले तो यह देखेंगे कि संघवाद के लक्षण क्या हैं और वे लक्षण कितने हमारे संविधान में हैं। अगर इन टोटो हैं तो हम संघवादी हैं। तो इसके जवाब में दूसरा है कि एकात्मकता, संविधान की एकात्मकता। तो एकात्मकता के लिए सबसे अच्छा एकात्मक संविधान, इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास यूके है, यानी कि इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड जो है यहाँ पे एकात्मकता है और दूसरी ओर संघात्मकता के अर्थ में हम इसे लेते हैं। और भी देश हैं, फ्रांस वगैरह और भी देश हैं एकात्मकता में, लेकिन हम इन दोनों को आदर्श रूप में लिया। तब हम ये देखें कि एकात्मकता के लक्षण क्या हैं और संघात्मकता के या परिसंघ के लक्षण क्या हैं। ओके। तो संघात्मकता के जो लक्षण होंगे बाबू, वो ये हैं, एक संघीय व्यवस्था के जो लक्षण होते हैं उसमें सबसे पहले ये होता है लिखित संविधान, उसके साथ होता है केंद्र या संघ। आपके यहाँ CBI है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अमेरिका में क्या है, FBI। उसके यहाँ फेडरल शब्द है, उसके यहाँ सेंट्रल शब्द नहीं है। ठीक है। तो हमने कहा कि केंद्र या संघ और राज्यों के बीच
शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन, ठीक है। तीसरा दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता। यूएस में आप फ्लोरिडा में रह रहे हैं और वहां से निकलकर आप अराकांस जाना चाहते हैं, तो आपकी एक नागरिकता वहां के फेडरेशन की है, यूएस की है, दूसरी फ्लोरिडा की थी। जैसे ही स्टेट बदलेंगे दूसरे स्टेट की नागरिकता आपको लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये लक्षण जो हैं ये संघवादी लक्षण हुए। ओके, इसका अर्थ ये हुआ कि केंद्र और राज्य, संघ को हम केंद्र कहें तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जो है वो कार्यकारी शक्तियों, विधायी शक्तियों, ठीक है, इन समूह में समस्त रूप से वह क्लियर है। एक विभाजन स्पष्ट होना चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है संघवाद का। ओके, अमेरिका 50 राज्यों का संघ है। अमेरिका में कुल जो आप तारे देखते हैं उसके 50 तारे, ये 50 उसके राज्य हैं। उन 50 राज्यों को यह इंगित करता है और इन 50 राज्यों से, ठीक है, सीनेट में 2-2 मेंबर अपर चैम्बर में चुनकर आते हैं। सभी का स्टेटस इक्वल ले लिया गया, ठीक है। तो संघवादी व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन बेसिक कॉन्सेप्ट होगा हमारा। ओके, दूसरी ओर अगर हम भारत के संविधान को देखना चाहें तो भारत के संविधान में ये चीजें हैं या नहीं है? भारत में एकल नागरिकता है। भारत की स्थिति की अगर हम चर्चा करें तो भारत में नागरिकता एकल है, दोहरी नहीं है। ओके, भारत में एकल नागरिकता है। आप भारत के नागरिक हैं, ओके, आप इस राज्य से दूसरे राज्य चले जाएं, आपको वहां की नागरिकता नहीं लेनी पड़ती है। ओके, दूसरी चीज, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है या नहीं? ओके, तो बिल्कुल है, ठीक है। 2 नंबर हमारा ये है। तीसरी बात, लिखित संविधान, लिखित रूप से शक्तियों का विभाजन है या नहीं है? है। तो एक इस कमजोर पहलू को हम छोड़ भी लें तो भारत का संविधान संघीय है, ठीक है। लेकिन अब यहां यह बात आती है कि भारत के संविधान में संघात्मकता के लक्षण के ऊपर कहीं एकात्मकता के लक्षण भारी तो नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है। ये बड़ी चीज है। हम जो एक शब्द होता है, हम यूएस के संदर्भ में कहते हैं कि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, परिसंघ है, वह परिसंघ है। ओके, अविनाशी राज्यों का अविनाशी परिसंघ। इसकी वजह क्या जान रहे हैं? जब अमेरिका का फेडरेशन जो बना उसमें राज्यों ने तय किया कि हम क्या रखेंगे, तुम्हें क्या देंगे। फेडरेशन, फेडरल गवर्नमेंट को आप अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह देखें तो अमेरिकी केंद्रीय सरकार को हम क्या सौंपेंगे, नहीं सौंपेंगे, ये राज्यों ने तय किया नीचे से ऊपर। हमारे यहाँ क्या हुआ कि संविधान सभा ने ये तय किया, संविधान सभा भारत, उसने ये तय किया कि हम अपने पास क्या रखेंगे और नीचे तुम्हें क्या देंगे, राज्यों को। इस अर्थ में अगर हम समझें तो हमारी संविधान सभा ने तय किया ना, ठीक है, कि राज्य, इसके लिए जो कमेटियां बनी थी संविधान सभा में, जो समितियां थी, राज्य समिति, केंद्रीय समिति, मौलिक अधिकार समिति आदि आदि, तो उसमें से समितियों ने यह तय किया कि राज्यों को हम क्या देंगे, केंद्र को क्या देंगे। यानी कि केंद्रीय स्तर पर संविधान का जो निर्माण हुआ उसके द्वारा राज्यों को दिया गया, दी गई शक्तियां हैं। ओके, और अगर अमेरिका को हम ये कहते हैं कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी परिसंघ है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये आपसी समझौते का परिणाम है। ये जो परिसंघ था इसमें सम्मिलित राज्यों ने यह तय किया कि हम मिलकर एक परिसंघ बना रहे हैं, और राज्यों ने तय किया कि किन, वो जो कहते हैं मिनिमम प्रोग्राम, ठीक है, बेसिक मिनिमम प्रोग्राम, इस टाइप से जो वर्ड आता है कि जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम, उस तरह की चीज, ये शक्तियां हम केंद्र को दे रहे हैं, बाकी हमारी होंगी, ठीक है। तो ये उल्टी बात, इसे मैं बड़ी आसानी से और समझा दूंगा आपको, वो यह है कि अविनाशी राज्य यानी कि उनके राज्यों का को समाप्त नहीं किया जा सकता है,
वे अविनाशी हैं। जब तक अमेरिकी संघ जिंदा है, जब तक अमेरिका है, तब तक ये राज्य हैं 50 अपने यहाँ क्या है, जब 1950 में संविधान लागू हुआ उसके बाद से आज तक, ठीक है, कई राज्य समाप्त हो गए, कई नए राज्य बने, ठीक है। पंजाब को काटकर हरियाणा बना, मुंबई राज्य खत्म हो गया, ठीक है, मद्रास राज्य था खत्म हो गया, बिहार को काटकर झारखंड बना, ठीक है। इस तरह से राज्य हमारे अविनाशी नहीं है, राज्यों का विलोप होता है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान का प्रोविजन ही है, ठीक है, कि राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन किए जा सकते हैं। क्लियर? तो संघवाद का जो आदर्श स्वरूप के रूप में हमने अमेरिका को रखा वो भारत में नहीं है, ठीक है, वह नहीं है। तो कौन से ऐसे तथ्य हैं जो भारत में संघवादी व्यवस्था को वलित करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे इस रूप में कहूं जो आपको आपके आंसर में आने चाहिए, ठीक है, देखिए, संघवाद को प्रभावित या वलित करने वाले तत्व। एग्जाम की दृष्टि से अगर इसे हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो याद रख पाएंगे कि क्या क्या हमारे आंसर में आएगा। सबसे पहला, ठीक है, संविधान के शुरू में ही है, भाग 1 है आपका राज्य, भारत संघ और उसके राज्य 1 से 4 तक में। तो अनुच्छेद 3 और 4 को आप पकड़ लीजिए तो आप उसमें कहेंगे नए राज्यों का गठन, नाम, सीमा में परिवर्तन, ठीक है। संघवाद के अगेंस्ट चला गया ये। दूसरा पॉइंट आप उठाएं, ठीक है, राज्यपाल, एक एक करके सबको देख लेंगे। तीसरा पॉइंट उठाएं, शक्तियों का विभाजन, ठीक है। चौथा पॉइंट आपातकाल। पांचवा आपात उपबंध, कहिए काल नहीं, आपात उपबंध। पांचवा कहिए अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवा, ठीक है। अगर हम की पॉइंट के तौर पर इसे याद रखें कि एग्जाम में हमारे जवाब में क्या आना चाहिए, तो ये क्लियरली हम समझ सकते हैं ना कि हम अपना जवाब संघवाद की परिभाषा लिखी, भारत के संविधान में संघवादी चरित्र लिखे, उसके बाद उसे बलित करने वाले इन तत्वों को लिखा, ठीक है। तो अब मैं आ जाऊं एक एक पर कि देखिए, हमने पहला पॉइंट जो लिया था नए राज्यों का गठन, ठीक है। आपके संविधान का अनुच्छेद 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3, ओके, 3-4, ये दोनों राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन को लेकर है, ठीक है। इसकी प्रक्रिया क्या कही गई है कि राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन या इसे कहिए नए राज्यों का गठन कैसे होता है हमारे यहाँ? तो ऐसा विधेयक किसी भी सदन में, संसद में लाया जा सकता है। पहली बात, एक औपचारिकता है कि विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, ओके। तीसरा, राष्ट्रपति अनुमति देने के पूर्व संबद्ध राज्य का मंतव्य लेंगे, ठीक है। तात्पर्य क्या है कि जब झारखंड राज्य बनना था तो बिहार में एक ये राष्ट्रपति के ये विधेयक जब सदन में रखा जाएगा तो राष्ट्रपति की अनुमति ली जाएगी। राष्ट्रपति महोदय के पास जब प्रपोजल जाएगा केंद्र सरकार से तो वो बिहार विधानसभा में भेजते, बिहार की विधायिका उसे बहुमत से पारित करती कि हाँ
बिहार का विभाजन कर झारखंड बनाया जाए, हम सहमत हैं। अब अगर बिहार ने कह दिया कि हम सहमत नहीं हैं, तो लालू यादव जी ने उसमें मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि बिहार की मुख्यमंत्री थे या राबड़ी देवी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि झारखंड हमारी लाश पर बनेगा, यानी कि हम अपने जीते जी नहीं बनने देंगे, पास नहीं होने देंगे। इसका क्या अर्थ था कि अगर बिहार विधानसभा उसे पारित, बिहार की विधायिका उसे पारित ना करे, ठीक है, तो फिर वो वहीं ड्रॉप हो जाना चाहिए? नो, यहाँ पे प्रोविजन ये है कि राज्य की सहमति, असहमति का विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं होगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य विधायिका ने उसे पास ही नहीं किया, डजंट मीन सदन में फिर भी इसको रखा जा सकता है, और सदन में बहुमत से पारित हो गया, दोनों सदनों से राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई, खत्म। कल को आपके झारखंड राज्य में, ठीक है, मान लीजिए छोटा नागपुर और संताल परगना कह के 2 राज्य बना दिए जाएं, तो झारखंड शब्द ही गायब हो जाएगा, जैसे मद्रास राज्य गायब हुआ। तो भारत अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ नहीं है। आप गौर कीजिए कि ये पहला पॉइंट है जो भारत के संघवाद को प्रभावित कर जाता है। ओके, दूसरी बात जो हमने ये कही कि राज्यपाल की स्थिति। ओके, मैं इसे मिटाऊं। ओके, राज्यपाल की स्थिति। तो राज्यपाल यूएस में क्या होता है बाबू? तो अगर आप यूएस में हैं तो वहां राज्यपाल चुना जाता है, ठीक है, निर्वाचित राज्यपाल। अराकांस के राज्यपाल हुआ करते थे क्लिंटन पहले, ठीक है। हमारे देश में क्या है, भारत में राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत ना कहें, नियुक्त, अपॉइंटेड, ओके, नॉमिनेटेड नहीं, अपॉइंटेड, ठीक है, नियुक्त होते हैं। ओके, और इनका एक बार नियुक्ति हो गई तो कब तक के लिए नियुक्ति होगी? कोई फिक्स नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी उसकी इच्छा तक। राष्ट्रपति जब चाहें राज्यपाल को हटा सकते हैं, ठीक है। और राज्यपाल क्या है? राज्यपाल, भारत में जो राज्यपाल है वह है क्या? राज्य कार्यपालिका का प्रधान, राज्य कार्यपालिका का प्रधान। ओके, वैसे ही जैसे राष्ट्रपति वहां है, ठीक है। और राज्यपाल दूसरी ओर क्या है? राज्य में केंद्र का एजेंट, केंद्र का प्रतिनिधि, दोनों रूप में कार्य करते ना। ओके, ये संघवादी व्यवस्था को बलित करता है। यहां पे आप इतना लिखकर भी निकल जाएंगे तो चलेगा, डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्यपाल के कृत्य पर हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको डिटेल लिखने जाएंगे तो हमारे टॉपिक्स छूट जाएंगे। आपके मन में आ सकता है कि राज्यपाल अनुच्छेद 200, 201 के द्वारा वो जो विधेयक को जो अनुमति प्रदान करता है उसे हम मेंशन करें, यहाँ एक लाइन में करना चाहें तो कर दें, डिटेल्ड में ना जाएं, ठीक है। डिटेल्ड में अगर जाएंगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट रह जाएगा। क्लियर? शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन जो केंद्र और राज्य के बीच किया गया है, इसमें हमने जो व्यवस्था रखी है भारत के संविधान ने, वह ये है कि केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों को 3 वर्गों में रखा गया। ये कहां पे है बाबू? किस जगह है ये? 7वीं अनुसूची। ओके, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके ऊपर विधि बनाने की शक्ति किसकी होगी? केंद्र की विधायी शक्ति। ओके, इस पे विधायी शक्ति किसकी होगी? राज्य की विधायी शक्ति। अनन्य रूप से
यानी कि इसके अलावा और कोई नहीं बना सकता है। इसके ऊपर किसकी होगी? दोनों की। ठीक है, जैसे शिक्षा, ठीक है, शिक्षा पे राज्य की भी शिक्षा नीति होती है, केंद्र की भी होती है। ओके, ये समवर्ती विषय हुआ। संघ सूची पर केवल केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य बनाएगा, और इस पर दोनों बनाएंगे। ठीक है, आप यहां पे बहुत ज्यादा नहीं, डिटेल जाकर नहीं कि शक्ति का विभाजन किस प्रकार हुआ है, आप केवल ये जोड़ दें, मेंशन कर दें कि अनुच्छेद 248, 249, 250, 251, ठीक है, 252, 253 और 254 में विधायी शक्तियों का वितरण, विधायी शक्ति का वितरण केंद्राभिमुख है। ये देखिएगा कि भारत में विधायी शक्तियों का, आगे के सिलेबस में आपको टॉपिक दिया है, विधायी शक्तियों का वितरण केंद्राभिमुख है, यानी कि विधायी शक्ति में केंद्र राज्य विधायी संबंध, केंद्र राज्य कार्यपालिका संबंध, प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, इस तरह से टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो वो इंडिपेंडेंट टॉपिक बनेगा। यहां पे आपको शॉर्ट में उठा लेना है कि केंद्राभिमुख है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, ये अनुच्छेद 248 में है, जिसका अर्थ है अवशिष्ट शक्ति का मतलब ये हुआ कि जो शक्तियां इस 3 में नहीं है लिखी हुई, 97 विषय उसमें रखे गए थे ना, ठीक है, कि इस पर केंद्र कानून बनाएगा, 61 विषय इस पर राज्य कानून बनाएगा, 47 विषय शुरू के संविधान में 47 विषय रखे गए जिस पर दोनों कानून बनाएगा। ठीक है, तो वो जो इस लिस्ट में नहीं आ पाया वो अवशिष्ट है। तो अवशिष्ट शक्तियां संघवादी व्यवस्था में राज्यों को होनी चाहिए। ठीक है, हमारे यहां केंद्र को प्राप्त है। ये अनुच्छेद 248 कहता है, जबकि यही चीज संघवादी व्यवस्था में, संघवाद में यह राज्यों को प्राप्त होनी चाहिए। देखिए, व्हीलर, जेनिंग्स, ऑस्टिन, इन लोगों ने जो लिखा है, उन लोगों ने इसी को बेस बनाया, इन्हीं बातों को, कि शक्तियों का विभाजन केंद्राभिमुख है। ठीक है, अब 249 से लेकर 250, 51, 52, 53, 54, ठीक है, एक एक लाइन केवल हम लिख सकते हैं कि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर 250, 51 नहीं लिखना है आपको क्योंकि दोनों का परंतुक है। 250 आपातकाल में 252 राज्य आपसी समझौते से, ठीक है, 253 अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते। इसे आप ब्रैकेट में डालते चले गए। ठीक है, क्लियर है, आपका कंप्लीट आंसर है यह। इस पे एक मार्क्स काटने की गुंजाइश नहीं छूटती है क्योंकि उसे जो चाहिए हमने दे दिया। 249 लिखा, ब्रैकेट में हमने कर दिया राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर, और तब हमने आगे लिखा ये कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र को विधायी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। राज्य और केंद्र के बीच जब शक्तियों का विभाजन हुआ तो फिर राज्य सूची के विषय पर अनन्य अधिकारिता राज्य की होनी चाहिए, उसके ऊपर सिर्फ राज्य कानून बनाएगा। लेकिन ये वे उपबंध हैं संविधान के जिन्होंने तय कर दिया कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाएगा। यह संघवाद को वलित करता है। क्लियर? तो यह तो हुआ विधायी शक्तियों का वितरण। अब मैं अगर कहूं कि प्रशासनिक शक्तियों के वितरण में कैसे ये हुआ, ठीक है, तो एक लाइन है उसके लिए, ठीक है, जिसे हम कहें प्रशासनिक शक्तियों का वितरण। शक्तियों का वितरण, इसमें संविधान के आर्टिकल 256, 257 और 356, इसको पलट दीजिए 65, इस आर्टिकल का उल्लेख कर देना है। 256 क्या कहता है जानते हैं? डिटेल यहां भी हम नहीं जाएंगे। राज्य अपनी, क्योंकि ये खुद में एक टॉपिक है। राज्य अपनी शक्तियों का प्रयोग, विधायी शक्तियों का प्रयोग,
राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, ठीक है, इस प्रकार करेगा कि केंद्रीय विधि के क्रियान्वयन में, केंद्रीय विधि के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न न हो। अगर आप इसे, इन शब्दावलियों को अगर समझना चाहें बहुत ढंग से, तो मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, ठीक है। अपने यहाँ एक है ना, टीचर बनने के लिए आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करनी पड़ती है, जैसे नेट करते हैं, टेट करते हैं ना, ठीक है। टेट की शुरुआत कहाँ से हुई है? केंद्र से, ठीक है, केंद्र से हुई। यह समवर्ती सूची का विषय था। शिक्षा राज्य का देता झारखंड की, हम नहीं, हम अपने बिना टेट के ही टीचर रखेंगे, नहीं चलेगा, क्योंकि सेंटर ने बनाया है। आप अपनी विधियों, अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, विधि नहीं, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेंगे कि केंद्रीय विधि के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न न हो। दूसरा कहा कि 257 कि राज्य अपनी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्य इस प्रकार करेगा कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में, शक्ति प्रयोग में बाधा उत्पन्न न हो। समझ रहे हैं? ठीक है, ये दो बातें उसने कह दी। ओके, और तब ये कहता है कि अगर ऐसी बाधा उत्पन्न हो रही है तो केंद्र राज्यों को निर्देश जारी करेगा, और केंद्र ने जो राज्यों को निर्देश जारी किए, उन निर्देशों को मानने में अगर राज्य असफल रहा, क्रियान्वयन में असफल रहा, तो 365 कहता है राज्य में संवैधानिक तंत्र और विफल हो गया है, इसलिए 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। जैसे अभी एनआईए की टीम को बंगाल में काम करने से रोका जा रहा था, केंद्र की कार्यपालिका शक्तियां एनआईए की टीम, ठीक है, राज्य की पुलिस अगर रोकती है, ठीक है, सीबीआई को नहीं घुसने दिया जा रहा था बंगाल में, ठीक है, तो ये 257 के तहत 365 के थ्रू 356 के क्रियान्वयन का एक बेस बन जाएगा। अब हुआ नहीं हुआ, ठीक है, सरकार ने क्या किया ये अपनी जगह है, मैं ये कह रहा हूं कि ये बेस बनता है। तो अब ये बताइए, ये संघवादी व्यवस्था का जो आदर्श चरित्र जो यूएस में हमने देखा, वो यहां नहीं है, ठीक है, ये प्रभावित कर गया, ठीक है। फिर हमने कहा कि इन सबों के अलावा कि आपात उपबंध, हमारे संविधान में आपातकालीन उपबंध हैं जो केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों को प्रभावित करते हैं, या यूं कहें संघवादी व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो आपात उपबंध में 352, 356, 360, ठीक है, ये राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, ये आपका आपात, राष्ट्रीय आपात, ये संवैधानिक तंत्र की विफलता, 360 वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। ओके, ये आज तक प्रयोग नहीं हुआ है। 356 एक ऐसा औजार है जिसके द्वारा केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है, ठीक है। और आपके संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं समझता हूं कि ये आर्टिकल 356 सिर्फ किताब में रह जाएगा, जबकि सच ये है कि सर्वाधिक प्रयोग इसी आर्टिकल का हुआ। 100 से अधिक बार आपके देश में 356 के माध्यम से राज्य की सरकारें बर्खास्त की जाती रहीं, जिसमें कई एक में कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया कि ये क्रिया गलत थी, संविधान के उपबंधों का दुरुपयोग था, उल्लंघन ना कहूं, दुरुपयोग था, ठीक है। रंजीत सिंह सरकारिया ने बहुत कुछ कहा, तो हमें वहां डिटेल में नहीं जाना, हमें ये कहना है कि ये आपात उपबंध भारत के संविधान में संघवादी व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या एकात्मकता के इन सारे लक्षणों के कारण हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान क्वाजी फेडरल है, अर्ध संघीय, आधा संघीय आधा एकात्मक, ठीक है, हम कह सकते हैं या नहीं, ठीक है। फिलर ने ऐसा ही माना, ठीक है। आइवर जेनिंग्स ने कहा कि मूल रूप से एकात्मक है, एक संघात्मकता के कुछ लक्षण रखे गए हैं। ऑस्टिन ने कह दिया सहकारी संघवाद है, ठीक है। तो इन तमाम विवादों से ऊपर उठ के हमारा कंक्लूजन लाइन जो होगा लिखने का, वो कंक्लूजन लाइन क्या होगा? वो यह होगा
कि भारत का संविधान जो है मूल रूप से संघवादी है। एकात्मकता के जो भी विषय हैं वे देश की अखंडता और एकता के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, कि एक मजबूत केंद्र हमारे यहाँ हो। ठीक है, हमारा कंक्लूजन ऐसा कभी नहीं जाएगा कि अर्थसंघीय है, हमारा कंक्लूजन जाएगा मूल रूप से संघात्मक है। और एकात्मकता तो उस समय की जरूरत थी ना। आप भी जान रहे हैं, देश जब आज़ाद हुआ था तो 540 से अधिक रियासतों का विलय किया गया था। कश्मीर जैसी समस्याएं थीं, जूनागढ़ जैसी समस्याएं थीं, हैदराबाद जैसी समस्याएं हमारे सामने थीं। तो उन परिस्थितियों में हम वो परिसंघ की कल्पना, अमेरिकी परिसंघ की कल्पना सोच भी नहीं सकते थे, और हम लोगों ने कनाडियाई पद्धति जो थी उसे अपनाया। ठीक है, तो कंक्लूजन कहाँ जाएगा बाबू? सारा ये प्रोविजन लिखने के बाद नीचे लिखेंगे कि इस भारत का संविधान मूलतः संघात्मक है और एकात्मकता के लक्षण ये समय की मांग थी। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट डे एनी अदर टॉपिक।